जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की क्लास में लेकर आए क्लास 10 मैथ। ये टॉपिक बहुत ही खास होने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाम है टॉपिक का थेल्स का विलोम। ठीक है, थेल्स का विलोम क्या होता है, ये सीधा सीधा आप लोग के एग्जाम में 5 नंबर के हिट होता है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और सीख के जाइए कि 5 अंक के सवाल कैसे बनाया जाता है, और भी थेल्स थ्योरम, थेल्स का विलोम। ठीक है, थेल्स का विलोम थ्योरम आप लोग यहाँ पे बल्कि बतावेंगे नहीं, बल्कि सिखा के जाएंगे कि कैसे बनाना है एग्जाम में, और बिल्कुल आसान तरीका से, बिल्कुल अपनी भाषा में। ठीक है, आप लोग भी उसी प्रकार करिएगा। बस वीडियो को लास्ट तक देखिए। बिल्कुल हम 10 मिनट का टाइम लेंगे और 10 मिनट में पूरा आप लोग का थेल्स का विलोम। कहीं पे डाउट होगा तो आप लोग बता सकते हो कमेंट में। बाकी हम सिद्ध करते हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग का कुछ डाउट नहीं रहेगा, आप लोग अगर ध्यान से देखते हो तो। ठीक है, हमारा टॉपिक है थेल्स का विलोम। थेल्स का विलोम ठीक है, आप लोग थेल्स थ्योरम पढ़े होंगे, उसी का यहाँ पे उल्टा पड़ता है। ठीक है, तो थेल्स अगर पढ़े होंगे तो थेल्स का विलोम भी कोई भारी बात नहीं है। ठीक है, थेल्स का विलोम, थेल्स का विलोम। ठीक है, इसको दो नाम से जाना जाता है, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय या फिर थ्योरम नंबर 2 से। ठीक है, तो इसको आप दो नाम से जान सकते हैं, एक आधारभूत आनुपातिकता का विलोम या फिर थेल्स का विलोम, ये थ्योरम नंबर 2। एग्जाम में पूछेगा सीधा सीधा, ये नहीं बोलेगा थेल्स का विलोम को सिद्ध करे, उसका एक डिफिनेशन लिखा रहता है, उसका कथन लिख जाता है, आप उसी को सिद्ध करना रहता है। ठीक है, तो देखिए इसका कथन किस प्रकार रहता है। ठीक है, यदि आप लोग से कथन याद नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे याद करवा देंगे। ठीक है, ध्यान में रखना, तो लिखना कि यदि किसी त्रिभुज में आप लिखिएगा यदि कोई रेखा, ठीक है, यदि कोई रेखा, यदि कोई रेखा, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, एक भुजा के, यदि किसी त्रिभुज में, ठीक है, यदि कोई रेखा है, काची कहता है डिफिनेशन, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज में, ठीक है, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को, दो भुजाओं को, ठीक है, एक ही अनुपात में, अनुपात में विभाजित, विभाजित करता है, करता है, तो वह रेखा, वह रेखा, ठीक है, तीसरा भुजा के काची होता है, तो समांतर होता है, समांतर होता है। ठीक है, तो आप लोग की याद रहेगा, नहीं याद होता कोई बात नहीं। ठीक है, हम याद करवा देंगे। डायग्राम से याद कैसे करना है से देखिए। कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में यदि कोई रेखा दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है तो वह रेखा तीसरा भुजा के समांतर होगा। किस प्रकार होगा जी, देखिए ध्यान से। ठीक है, यदि आप लोग को ये डिफिनेशन नहीं याद होता कोई बात नहीं, हम यहाँ पे एक डायग्राम छापेंगे जिसके जरिए आप लोग की याद करवा देंगे। ठीक है, ये बोलता है किसी कोई रेखा, कोई त्रिभुज है, ठीक है, इस प्रकार। अब इसमें एक रेखा लेना है, ठीक है, कौन सा रेखा, जो ये दोनों, ये त्रिभुज को, इसकी दो भुजा को एक ही अनुपात पे विभाजित करता है। तो आप ले सकते हैं एक रेखा। ठीक है, तो हम मान के चलते ये रेखा, ठीक है, इसको नाम दे दीजिए। आप नाम ले, इसको नाम दे सकते हो ए बी सी, इसको नाम दे दीजिए डी, इसको नाम दे दीजिए ए। ठीक, ये कहता है कि कोई रेखा, ठीक है, तो हम मान लीजिए कि डी ई एक रेखा है, ठीक है, जो काची करता है ए बी और ए सी को बराबर काटता है, मतलब ए बी और ए सी को बराबर अनुपात में विभाजित करता है। तो हमको सिद्ध करना है कि ये वाला रेखा डी ई रेखा जो है बी सी के समांतर है। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हो कि दिया गया जो बात है उसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे दिया गया है, काची दिया है से देखिए, दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, काची है, आप लिख सकते हो कि त्रिभुज ए बी सी में
ए बी सी में, ठीक है, ये जो डी ई रेखा है वो बढ़ता है ए डी बटा के, ठीक है, ए डी बटा के बी डी और ए ई बटा के ई सी, ए ई बटा के ई सी, ये हमको दिया गया है। आप इसको समीकरण 1 न मान सकते हो, ठीक है, ये कथन में दिया गया है। उसके बाद हमको सिद्ध जो करना है, ठीक है, हमको जो सिद्ध करना है, हमको सिद्ध जो करना है दिया गया है, उसके बाद सिद्ध करना है, ठीक है। आप लोग स्टेप बाय स्टेप सीखते चलिए, कोई भारी नहीं लगा। सिद्ध करना है काची, तो सिद्ध ये करना है सर कि बीसी रेखा जो है वो किसके समांतर है, तो डीई के समांतर है। बीसी रेखा किसके समांतर है, डी के समांतर, ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए कि त्रिभुज एबीसी में दिया गया है एडी बटा के बीडी और एई बटा के ईसी, ये बात दिया गया है। तो हमको सिद्ध करना कि ये रेखा तीसरे भुजा के समांतर होता है। सिद्ध करे से आप लोग जानते हैं पहले हमको इसमें रचना करना रहता है, तो अब रचना कर लीजिए, ठीक है। रचना में कुछ नहीं करना है, बस एक डीई पर एक समांतर रेखा खींचिए, ठीक है। आप एक बीसी के समांतर इस प्रकार खींच सकते हैं रेखा, इसको आप एम नाम दीजिए, ठीक है, या एन नाम दीजिए, एन हम नाम देते हैं, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, तो रचना में कि डीएन के समांतर, ठीक है, नहीं डीएन के समांतर नहीं बल्कि बीसी के समांतर, ठीक है। तो बीसी के समांतर एक डीएन एक रेखा खींचा, कौन सा रेखा, डीएन। अच्छा, ये आप लोग को समांतर नहीं दिख रहा होगा, हमने समांतर खींचा है, बशर्ते देखो यहाँ से खींचा, इसके ऊपर खींचा, ठीक है, इसीलिए आप लोग को दिख नहीं रहा था, तो हमने देखने के लिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर दिया, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हो कि रचना में कैसे लिखना है। तो डीएन जो एक रेखा खींचे, किसके समांतर खींचे, बीसी के समांतर, आपको लेके चलना है, ठीक है। जब हमने रचना किया तो हमको प्रमाण मिलता है, उत्पत्ति मिलता है, उसको बात को लिखिए। प्रमाण में काची मिला, देखिए ये रेखा जो है, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, बीसी समांतर का चाहिए तो डीएन, और ये जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचा जाता है, तो आप लोग थेल्स प्रेम में पढ़े होंगे कि उसमें वह रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो आप लिख सकते हो कि थेल्स प्रमेय से एडी बटा के बीडी बराबर कौन सा रेखा है जी, तो डीएन रेखा। तो इधर हो गया एन बटा के एनसी, ठीक है, एन बटा के एनसी। आप इसको समीकरण 2 मानिए, ठीक है, और समीकरण 1 और 2 को उठाइए, बस हल कर दीजिए और का, तो ये आप लोग के देख सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख चलते हैं समीकरण 1 और 2। आप लिखिए समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 कितना है, तो समीकरण 1 हमारा है एडी बटा के बीडी। देखिए समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, एलएचएस बराबर होगा एडी बटा के बीडी, एडी बटा के बीडी। तो जब एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर हो सकता है, यानी एई बटा का लिख सकते हैं, एई बटा के ईसी, ठीक है, और इधर बराबर का चाहिए तो इधर आप लिख सकते हो एन बटा के, ठीक है, एनसी, यही नहीं लिखिएगा एन बटा के एनसी, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद अब बस आपको करना कि दोनों समीकरण में एक एक जोड़ देना, ठीक है। मतलब कि हम जो इसमें लिखे हैं आप प्लस में एक इधर जोड़ दीजिए और प्लस में एक इधर जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद इसको आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। एलसीएम लीजिएगा तो इसका काची एलसीएम हो जाएगा ईसी, ईसी हो जाएगा तो ये हो जाएगा एई प्लस के ईसी, ठीक है। उसके बाद इधर एलसीएम लीजिए तो इधर एलसीएम हो जाएगा एनसी, ये हो जाएगा एन प्लस के एनसी, तो एलसीएम लिए। अब देखिए एई प्लस के ईसी, तो एई यहाँ से हो गया ईसी, तो टोटल हम लिख सकते हैं इसको एसी, ठीक है, एसी हो गया बटा में ई से सी बराबर में। उसके बाद एन प्लस के एनसी, एस प्लस के एनसी, तो ये भी हो गया एसी, तो इसको भी एसी लिख सकते हैं और ये हमारा हो जाएगा एनसी। आप इसको काट सकते हो जी, ठीक है, एसी से एसी कैंसिल हो जाएगा। अब ये हमारा जो बचेगा, ठीक है, आप इसको सही से लिखिए कि ईसी बराबर के एनसी। इतना अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छा है, बहुत आप लोग समझदार हैं। इतना अगर समझ में आ गया तो यहाँ से सिद्ध हो गया, ठीक है। थेल्स का बिलोंग अगर इतना समझ में आता है तो इसके बाद कुछ है नहीं। चलिए देखिए अब यहाँ से कैसे लिखिएगा से समझते हैं। इतना हो गया, आप लोग सीख गए। सबसे पहले हमने समीकरण 1 लिखा, समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को बस उठा के एक एक जोड़ा, एलसीएम लिया, बाकी हमारा ई प्लस के इसी बचा। ध्यान से देखिए कि ई से सी की दूरी, मतलब ई से सी की दूरी और एन से सी की दूरी, मतलब दोनों को हमको सी से दूरी देखना है। किसको, सी से ई की दूरी देखिए और सी से एन की दूरी, दोनों की दूरी बराबर है
तो इसका मतलब है कि यह रेखा जो एनसी रेखा होना चाहिए, यह किस पर होना चाहिए जी, तो ये होना चाहिए डीई पर, या फिर डीई रेखा को इस पर होना चाहिए, तब नहीं ये बराबर होगा। यानी दोनों रेखा इसमें बराबर आ गई। कौन सा रेखा, डीएन रेखा और डीई रेखा, ठीक है। तो अब लिख सकते हैं कि चूंकि ये तब होगा, ठीक है, ये तब होगा जब रेखा का क्या होगा, संपाती होगा, जब रेखा संपाती होगा, ठीक है, संपाती रेखा होगा। ये संपाती रेखा कब होगा, जब ये संपाती रेखा तब होता है जब ये दोनों एक दूसरे पर होता है, उसी को बोलते हैं संपाती। जब ये दोनों रेखा संपाती हो गया तो इसका मतलब ये दोनों रेखा का क्या हो गया, बराबर हो गया। संपाती कहने का मतलब देखो, डीएन जो रेखा किस पर होना चाहिए, तो डीई पर होना चाहिए, ठीक है। या फिर आप लोग बोल सकते हो कि डीई रेखा किस पर होना चाहिए, डीएन पर। तो आप लोग देखिए, ठीक है, कि चूंकि काजी क्या था जी, तो चूंकि हमने डीएन रेखा किसके समांतर खींचा था, तो डीएन रेखा जो खींचा था समांतर, वो बीसी के समांतर था। इसीलिए आप बोल सकते हो कि डीई रेखा जो होगा वो किसके समांतर होगा, तो बीसी के समांतर होगा। क्यों होगा बीसी के समांतर, चूंकि दोनों रेखा का हो गया तो संपाती। जब ये समांतर हो, बीसी डीएन समांतर हो सकता है तो डीए भी समांतर हो सकता है। तो यही प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है। 5 अंक का सवाल बिल्कुल एक पेज में कैसे करना, बिल्कुल आसान तरीका से, ठीक है, यही था। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता सकते हैं। हाँ, अगर अगला किस टॉपिक पर किस थ्योरम चाहिए तो आप लोग बताइए, अब बिल्कुल आसान तरीका से सिद्ध करवाएंगे, बिल्कुल अपनी तरीक़ा से, और एक पेज से ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है, और 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बताइए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।